नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आज हमारे मित्रों के साथ खड़े हैं। तीन यार एक बोल सकते हैं, तीनों बैठेंगे तो कुछ न कुछ इसमें आने वाली लोकसभा में क्या हो रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि अभी राजनीति के स्वरूप बदलते जा रहे हैं। हमने जैसे हमारा टाइटल भी चल रहा है, राजनीति के बदलते तेवर, क्योंकि राजनीति अब रणनीति में बदल हो रही है। राजनीति में ऐसा होता है कि हमको सामने वाली पार्टी जो विरोधी रहता है उसको भी साथ में उसके भी सारे विचारधारा लेके चलनी पड़ती है, लेकिन रणनीति में ऐसा होता है कि मैंने जो कहा सही है वही जीतना चाहिए, वही होगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि स्पर्धा में हम अगले की लाइन से हमारी लाइन बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन रणनीति में ऐसा है कि सामने वाले की लाइन वहीं पर है, हम उसकी लाइन काटने की कोशिश करेंगे, हमारी किसी प्रकार से ऊंची होनी चाहिए। ये रणनीति और राजनीति में थोड़ा सा फर्क है। अभी हम जिस प्रकार की राजनीति चल रही है कहीं वो पूरी रणनीति में तो कन्वर्ट नहीं हो रही है। हमारे साथ में राहुल जी गढ़पाले जो मुंबई से सकाळ समूह के संपादक है, संजय जी शेंडे जिसको आप अमरावती वाले सारे जानते हैं, लोकमत से है। हम तीनों पत्रकार, हम किसी का कोई एक दूसरे का इंटरव्यू यहाँ नहीं ले रहे, तीनों सहज चर्चा है। तीनों एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे कि आने वाली लोकसभा में किस प्रकार की नीतियाँ काम करेंगी, किस प्रकार का प्रचार तंत्र काम करेगा, किस प्रकार के उम्मीदवार चुन कर आएंगे, क्या देश में केंद्रीय राजनीति, केंद्रीय नियम यहाँ पे काम आएंगे या स्थानीय मुद्दों को भी महत्व मिलेगा। स्थानीय मुद्दों को भी यह तो मिलता है तो केंद्र में जो ये राजनीति चल रही उसका क्या होगा। हम जानते हैं राहुल जी, अभी हम जिस प्रकार से राजनीति में उठापटक और हलचल देख रहे हैं, पूरी की पूरी अनअपेक्षित रिजल्ट सारे आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी बदलने के हो या कहीं सरकार बनाने के हो। ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार चुन के देते हैं हम लोग, उसको स्थानीय मुद्दों के आधार पर कहें कि जो हमारे देश यहाँ का भला करेगा, अमरावती शहर का भला, क्योंकि हालांकि ये देश के लिए चुन के दे रहे हैं, उनको संसद में जाके बैठना है। लोगों का ये कहना है कि भाई देश की राजनीति रहती तो देश की राजनीति में क्या स्थानीय राजनीति को महत्व मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी नहीं, अभी का अगर सिचुएशन आपने देखा तो जो पॉलिटिकल टेक्सचर की बात आपने की, जो पॉलिटिकल टेक्सचर है बहुत अलग टाइप का मोड ले रहा है पॉलिटिकल टेक्सचर। तो इस टेक्सचर में जो है, जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे अगर आप देखते होंगे तो गए 2 इलेक्शन से ये जो स्थानीय मुद्दों की बात है, वो स्थानीय मुद्दों की बात विधानसभा के इलेक्शंस, उसके नीचे के कॉर्पोरेटर के, हम जो सब स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस बोलते हैं उनके तक सीमित रहेगी। अभी जो राष्ट्रीय पातळी स्तर के मुद्दे होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। और ये अभी आप मान के चलिए कि इसके बाद में जो भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, इस लोकसभा के इलेक्शंस में मुझे नहीं लगता है कि किसी स्थानीय मुद्दे को प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि जिस टाइप का नैरेटिव सेट करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, मोदी जी ने किया है, उस नैरेटिव को तोड़ना एक बड़े सक्षम विरोधक का काम करने के लिए जो पार्टियां सामने आ रही है, कांग्रेस जैसी पार्टी है, महाराष्ट्र में देखा जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना जैसी पार्टियां है, या फिर उधर पश्चिम बंगाल में जाओगे आप तो तृणमूल वगैरह जैसी पार्टी है। तो इन पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल है कि ये जो नेशनल लेवल का एक नैरेटिव मोदी जी ने सेट किया है, वो नैरेटिव तोड़ना बड़ी कठिन बात है। कॉम्पिटिशन में एक बड़े अपनी विचारधारा, बड़ा एक मॉडल रखना पड़ेगा और इनका मॉडल आप देखो तो इनका मॉडल हर दिन चेंज होते हुए दिखेगा आपको। हर दिन इनका मॉडल चेंज होता है, हर दिन इनमें कोई तो भी आदमी ऐड होता है, कोई तो भी आदमी डिलीट होने जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इन लोगों की सीमाएं नहीं बन पा रही कि हमको किस मुद्दे पे एक होना है, किस मुद्दे को लेके जाना है, किस मुद्दे को टकराव देना है बीजेपी के साथ में। तो जब तक इनको स्ट्रैटेजिक लेवल पे विरोधक के पास में वो पावर नहीं आती, विरोधक को समझता नहीं कि हमको इस मुद्दे से लेकर बीजेपी के साथ में लड़ना है, तब तक मुझे लगता है ये सब हवा में हो रहा है। इंडिया आघाड़ी का अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, तो वो सब जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो दिख रहा है, तो उसमें बहुत टाइप का अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है वो। तो उस प्लानिंग में और बीजेपी के ऑर्गेनाइज प्लानिंग में ऐसा कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन जब तक रहेगा तो ये जो नेशनल नैरेटिव, राम मंदिर का मुद्दा हम लोग गए कुछ दिन से देख रहे हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर का जब रिजल्ट लगा, तो रिजल्ट लगने के बाद में इमीडिएटली बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगा था कि बीजेपी इमीडिएटली उसका बहुत बड़ा बवाल करेगी, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट लेने जाएंगी, मगर वो हुआ नहीं। उस टाइम पे उन्होंने जिस टाइम पे उसको निकालना, हाँ उस टाइम पे निकाला। अभी जो आपने देखा कि राम मंदिर के मुद्दे पे जिस तरीके से वो जो 4 शंकराचार्य जी, उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे निकाले कि जो हम लोग जो बोलते हैं, और बीजेपी शिवसेना इन जैसे पार्टियों का पहले से ही ये रहा है कि वो धार्मिक मुद्दों को बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको महत्व देते हैं।
तो इस बार मात्र उन्होंने उनको महत्व नहीं दिया क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी थी इलेक्शन। सो बीजेपी 24/7 इलेक्शन के मोड में रहने वाली पार्टी है। राजनीति हमेशा हावी रही है ना, 100% रही है। मगर क्या होता है कि हमारा जो देश, अभी देखो कि हमारे यहाँ पे ना हम बोलते हैं कि हर 12 किलोमीटर पे हमारी यहाँ की भाषा चेंज होती है, तो हमारा मूड भी उसी तरीके से चेंज होता है, हमारा पॉलिटिकल मूड भी उसी तरीके से चेंज होता है। आप महाराष्ट्र का टेक्सचर देखोगे तो विदर्भ का सोशल टेक्सचर पूरा अलग है, कोकण का पूरा डिफरेंट है, उधर आप पश्चिम महाराष्ट्र साइड में जाओगे वहाँ का अलग है। सो हर एरिया में वो जो टेक्सचर होता है वो चेंज होता है। तो पब्लिक की जो मेंटालिटी होती है उसको सेंस करना और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना होती है। तो वो स्ट्रैटेजी बनाने में मुझे लगता है कि विरोधक जो है कांग्रेस है वो कमजोर पड़ रही है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी, तो वो बात मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया। वो बोलते थे कि जिस दिन सत्ता में रहने वाला आदमी विरोधियों को दबाना चालू कर देता है उस दिन से उस लोकशाही का पतन शुरू हो जाता है। वो पतन, और ये किसी और ने नहीं बोला है, आप जिनको मानते हो उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला है। हम उसको बहुत सब जन प्यार करते हैं वाजपेयी जी से, उनकी कविताओं पे प्यार करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी थे, बीजेपी में थे, हालांकि वैचारिक बहुत सारे डिफरेंसेस थे, फिर भी वाजपेयी जी की तरफ देखने का जो हमारा नज़रिया था, आडवाणी जी की तरफ देखने का नज़रिया था, वो बहुत अलग टाइप का नज़रिया था। और आज की बीजेपी जो है, ये आज की बीजेपी वो बीजेपी नहीं है। तो करके उनका जो ब्रांडिंग है वो भी रीब्रांडिंग के स्वरूप में आ रहा है। बीजेपी, मोदी सरकार, बीजेपी का पूरा रणनीति के आधार पर राजनीतिकरण हो गया। पहले कहीं तो भी विचारधारा को लेके चलने वाली, सबको साथ में लेके चलने वाली और ग्राउंड से चलने वाली पार्टी हुआ करती थी। आज पूरी की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पूरा एक कारपोरेट लेवल के हिसाब से पूरा का पूरा हर काम मैनेजमेंट के हिसाब से हो रहा, क्योंकि राजनीति में हम देखते हैं सब लोगों को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ अब पार्टी को सबको लेके चलना, जो पार्टी के साथ में है वो पार्टी का, जो पार्टी के साथ में नहीं है उसके लिए नहीं। एक तरफ अपन ये भी सोचते हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी आने वाला जो चुनाव है 2024 में चुनने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें ये डर है क्या कि वो छोटे मोटे जो पार्टी है वो फोड़ने का काम कर रही है। हाल ही में देखा जाए तो पहले शिवसेना को फोड़ा था, उसके बाद में राष्ट्रपति को फोड़ा। दूसरी बात मुझे इस तरीके से लगती है कि पहले केवल जो विधायक है, विधायक पार्टी के बाहर जाते थे और वो अलग अपना गुट बनाते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से शिवसेना का निकाला है, उसके बाद में अभी राष्ट्रवादी का रिजल्ट आया, तो ऐसा तो सीट नहीं है कि अभी तुम एमएलए भी लेके आओ, साथ में लेके आओ, हम आपको पार्टी भी देंगे, चुनाव चिन्ह भी देंगे। तो ये जो है आने वाले समय के लिए, ये लोकशाही के लिए ये एक तरह की घंटी है, खतरे की घंटी है। 100% ये लोकशाही के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। दो चीज़ें आप दोनों ने जिस तरीके से बात की उसको मैं थोड़ी सी अलग बयान में रखना चाहूँगा। जी, आपने विचारधारा के बारे में बात की। जो विचारधारा है तो बीजेपी को मुझे लगता नहीं कि संघ की भी विचारधारा माने है। जिस तरीके का 2014 के बाद में जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप सोचो तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि संघ, जो हम बोलते थे कि पहले संघ बीजेपी को चलाता था, अभी वो सिचुएशन नहीं रहा, अभी उनका वो स्टैंडिंग नहीं है। और जिस तरीके की संघ की पॉलिसी है, जिस टाइप का उनका ये जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, ये है, उसका यूज बीजेपी कर रही है। मगर उनकी जो विचारधारा है तो हर टाइप की विचारधारा को पूरी ज़मीनी तौर से पूरी तरीके से ख़त्म करना और उसके बाद में पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में हर चीज़ लाना, ये बीजेपी की बेसिक है। संजय सर ने जिस तरीके की बात की कि जिस टाइप से ये जो उथल पुथल हो रही है, जिस टाइप की पक्ष फोड़ने की जो पार्टियां तोड़ी जा रही है और उनको पूरा निस्तनाबूद करने की जो चीज़ हो रही है, अभी कितना सिली है। अभी छोटे से बच्चे को भी अगर पूछ लो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, तो वो बोल देगा कि शरद पवार साहब ने की। और वहाँ पे ऐसा टेक्निकल मुद्दा निकल के आता है कि नहीं, ये तो प्राथमिक सदस्य नहीं है। ये तो जब शिवसेना का जब रिजल्ट आया था तभी लग रहा था कि ये सेम होगा, लोगों ने मान के रखा था, लोगों ने मान के रखा। अनपेक्षित रिजल्ट नहीं है, हाँ। जो आप जैसे बीजेपी बोल रहे हैं, हम मोदी और शाह की नीति कहेंगे, क्योंकि बीजेपी भी और मोदी, क्योंकि हर जगह अब नाम मोदी का लिया जाता है, बीजेपी का नाम कहीं नहीं लिया। बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते लोग, मोदी की गारंटी बोलते हैं। पार्टी की गारंटी नहीं, व्यक्ति की गारंटी। अब पार्टी व्यक्ति पूरक हो गई, व्यक्ति के हिसाब से पार्टी चलने लगी। वही चंदू भैया, इतना ये होता है जब भी कोई आदमी संस्था से बड़ा होने जाता है तो वो हुकुमशाह होने की तरफ उस तरफ जाने लग जाता है। कांग्रेस में भी हुई थी ना, एक ही ये हुई थी, तो उसके ही तो परिणाम कांग्रेस भुगत रही है आज।
कि जिस टाइप की रणनीति, जिस टाइप की राजनीति उन्होंने की, और उधर जिस टाइप का जो हर राज्य में कांग्रेस ने एक फेस बना दिया था कि ये फेस है और इस फेस के ऊपर राजनीति। आज के लोगों को उस टाइप की राजनीति पसंद नहीं है। आज के लोगों को व्यक्ति केंद्रित राजनीति चाहिए, मगर व्यक्ति केंद्रित राजनीति के साथ में उनको कुछ तो विकेंद्रीकरण भी चाहिए। हाँ, विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए होता है। दूसरा, उसके साथ में उसके पीछे कुछ तो भी संस्थात्मक काम होना चाहिए। वो इंडिविजुअल व्यक्ति इस तरीके का नहीं हो कि वो हो और उसी हुकुमशाह तानाशाह की तरह का जो बिहेवियर है वो लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसी के परिणाम जो है कांग्रेस आज भुगत रही है। दूसरा, एक जो बीजेपी के बारे में अगर बात की तो बीजेपी में हर चीज़ इतने प्लानिंग से की जाती है। आप अगर वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंशिएशन देखोगे तो उसमें कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट उसका कैलकुलेशन उनको पता है कि कितने वोट पे हमारी सीट निकलती, कितने वोट चाहिए, टारगेट है उनके पास। कैलकुलेशन उनको पता है, और वो कैलकुलेशन आज तक विरोधी पार्टी में से किसी को भी नहीं समझ में आया। अगर बीजेपी को कोई चैलेंज इस तौर पे है तो वो सिर्फ प्रादेशिक पार्टियों का ही चैलेंज है। उनको अगर जो अस्मिता के मुद्दे पे जो लोग एक होते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रादेशिक पार्टियाँ होती है, शिवसेना जैसी पार्टी होती है, उधर बंगाल में तृणमूल जैसे, ममता जी जैसे लीडर्स होते हैं, इनके साथ में ये अस्मिता वाले लोग जो होते हैं वो उनका जुड़ाव ज़्यादा होता है। तो जब तक ये लोकल जुड़ाव वाले जो नेता है उनको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक 100% बीजेपी वाला जो इनका सपना है, या फिर 100% कांग्रेस मुक्त भारत वाला जो सपना है, वो पूरा नहीं हो सकता। तो ये संजय जी आपके, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ग्राउंड लेवल पे काम करती है, आपने भी बोला कि 24/7 वो चुनाव ही देखती रहती है, लेकिन इस हालात में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो नेता है वो अभी भी घर के बाहर निकले नहीं है। केवल राहुल गांधी अकेले बीजेपी का सामना कर रहे हैं। उनके साथ में जो कांग्रेसी लोग चाहिए या ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता चाहिए, नेता चाहिए, एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए, वो जिस तरीके से काम करना चाहिए अभी भी ग्राउंड लेवल पे आए नहीं। कहीं पर भी का बात की जाए तो यही हाल है। तो क्या मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी से बैकफुट पे आई है, या कांग्रेस को और रिशफलिंग होने की जरूरत है? किस तरीके से आप देखते हैं? जिस प्रकार से विपक्ष के, जैसे आपने बताया कि इनके पास में टारगेट एक है कि हमको हमारी सीट लानी है। विपक्ष जब 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 13 लोग, 17 लोग मिलकर जब ये बनाते हैं कि मेरा संगठन बड़ा कैसे बने, मेरा संगठन बड़ा बने, यानी वही कि मेरा बड़ा नहीं, लेकिन इससे मुझसे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो अब जैसे यहाँ राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जैसे युति थी, वही राष्ट्रवादी की सीट ज़्यादा आएंगे तो उसका मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सीट आएंगे तो उसका मुख्यमंत्री, तो दोनों एक दूसरे की सीटें गिराने के पीछे पड़ते हैं। क्योंकि ये भी जो विपक्ष, अभी विपक्ष भी पूरा एक नहीं है ना, विपक्ष होके ये थी हम एक मुद्दे पे एक है, इसका फायदा भी तो बीजेपी को मिल रहा है ना। डेफिनेटली मिल रहा है, डेफिनेटली इसका भी फायदा मिल रहा है। और संजय और ये चीज आपको समझ रही, मुझे समझ रही, पूरे देश को समझ रही कि विपक्ष क्यों नहीं समझता। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जो बोल रहे हैं कि रीशफलिंग, तो रीशफल जब होता है, हर चीज हम बोलते हैं समुद्र मंथन हुआ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, तो वही बाहर आता है जो अंदर होता है जी। तो अंदर जो है वो लोग हैं। यानी आज सिटी न्यूज़ की संपादक चंदू जी है, कल मैं हो रहा हूँ, उसके बाद में मैं चेंज हो रहा हूँ, वापस आप हो रहे हो। तो अगर रीशफलिंग में आने वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर वही वो लोग रहेंगे तो उसका फायदा पार्टी को नहीं होगा, किसी भी पार्टी को नहीं हो सकता, व्यक्तिगत जाएगा वो। जिस तरीके का अगर आप रीशफलिंग का बात, तो अभी के जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जिस टाइप का रीशफलिंग का एग्जाम्पल सेट किया है कि आपने जिस बंदे का नाम भी यानी सिंगल टाइम एमएलए और उस तरीके से सुना नहीं होगा, उन सीएम बना दिया। अपने भी लोग पार्टी ने कि ये आगे जाके यदि नेतृत्व के लिए खतरा हो सकता है, उसको वहीं दबाकर नया अपना व्यक्तिगत नेतृत्व वहां पे किया, और केंद्र की पूरी पकड़ उस राज्य पे रहे, कहीं पे भी राज्य अपनी डिमांड ना करे। तो इसमें तो राज्य का और सब स्थानीय लोगों का भी नुकसान है ना। नुकसान है, मतलब राज्य की राजनीति को मुझे नहीं लगता इसके बाद में। अभी आप महाराष्ट्र की हालत देख लो, महाराष्ट्र में आज ऐसा गवर्नमेंट है कि उसमें कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लोग कौन है कौन सी पार्टी में, क्या सिचुएशन है, पार्टी को ये नहीं रहा। मगर क्या अभी के स्टेट गवर्नमेंट से हो रहे जो सभी के डिसीजंस है, अभी अलग अलग योजनाएं जाहिर हो रही है, पैसे निकल रहे हैं, ये सब के सब लगता है आपको कि ये राज्य के लोग ही डिसीजन ले रहे हैं? नहीं पॉसिबल है। एक ऐसा मैकेनिज्म बिठाया गया है कि ये 3 पार्टी के लोगों को सब अच्छे तरीके से बंटवारा हो जाए, वो हो जाए, और उस पर एक सेंट्रलाइज पोजीशन के बंदे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके आदेश से ही सब होता है। तो राज्य नहीं चल रहा है, तो जो उनके आदेश से चल रहा है वो बराबर चल रहे ना, जो उसके आदेश के विपक्ष उनके आदेश के खिलाफ, तो विपक्ष बिखर गया, ये टिके हुए हैं। तो
टिकाने के लिए भी तो मैकेनिज्म काम में आ रहा है। तो क्या ये अच्छी चीज नहीं है कि भाई एक वो डिस्ट्रक्टिव है। राजनीति चल रही है, उसमें कोई ये नहीं है आज इसमें आउटपुट नहीं, महाराष्ट्र के लोगों को जो मिलना चाहिए। देखो इसमें से क्या होता है अल्टीमेटली, ये जो राज्य चलने की पूरी नीति होती है, राज्य काम किस लिए करता है? राज्य के सर्वसामान्य लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए काम करता है। अभी का जो शासन चल रहा है वो शासन का पूरा फोकस ही कॉन्ट्रैक्टर्स और इसके बेस पे है। ये जो सरकार जिस तरीके का काम कर रही है, आप देखिए मोदी सरकार भी जिस तरीके का केंद्र में काम कर रही है, यहाँ पे इसमें सोशल बैलेंस किधर है? यहाँ पे जो लोगों का काम चल रहा है किधर दिख रहा है? हमको किसान दिख रहा है किधर? मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पे किसान दिख रहा है। हमको मजदूर लोग दिख रहे हैं। कोविड में जिस टाइप से हम लोग मुंबई में थे उस वक्त, जिस टाइप से देखे, जिस तो तुमने छोड़ दिया था उन लोगों को मरने के लिए रास्ते। बराबर। तो सोशल बैलेंस जो होना चाहिए एक गवर्नमेंट है, वो किसी भी टाइप का जो बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। कोई भी बैलेंस मेंटेन ना होने की वजह से वो पूरा का पूरा जो सोशल टेक्सचर है, हमारा जो सोशल बैलेंस होता है, वो बैलेंस खत्म हो चुका है। और ये गवर्नमेंट का काम नहीं। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सबसे नीचे कद वाला बंदा हो। मैं तो कद यानी उस तरीके से नहीं बात करो, हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकली जो सबसे निचले स्तर पे बंदा होता है उसको भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और फिर अदानी और अंबानी को भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो आज अभी हमारा जो पूरा का पूरा डायलेक्ट है वो पूरा उल्टा घूम चुका है। अभी ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ इन देश के 5 लोगों के लिए काम कर रही है और बाकी पूरी की पूरी जनता को तुमने हवा पे छोड़ दिया। ये सारी समस्या होगी। अब आप बम्बई में रहते, सारे राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना है, सबसे आपका रिलेशन, चारों का आदान प्रदान होता है, रिलेशन होता है। अब ये हमने समस्या रख दी। अब निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, स्थानीय मुद्दों को कोई महत्व नहीं, ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे उसको आपको फॉलो करना है। अब ऐसे समय में हम समझो एक देश के विचारक लोग हैं, तो आप विपक्ष को क्या बोलेंगे इस करने से हम थोड़ा आगे जा सकते? क्योंकि थोड़ा ही अभी पूरा कि भाई हम यदि विपक्ष को बोले कि 300 के ऊपर तुम सीट ला सकते, तो हम भी ये नहीं है वो भी थोड़ा, क्योंकि अब एक समय था कि 2 सीट पे बीजेपी आ गई थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रयास है, आज बात कर रहे 400 के पार की, बराबर। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि 50 के अंदर भी उनको थोड़ा सा डावाडोल लग रहा है कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी जितनी पार्टियां, सब क्षेत्रीय पार्टियां बटी हुई पूरी सबने थोड़ा मिलके भी हम लोग 150-200 के ऊपर ये पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा आज की इससे लगता है। तो विपक्ष ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि हम बोल रहे बिखरा हुआ है, एक कौन से मुद्दे पर होगा, विचार कैसे एक होंगे, कैसे एक दूसरे को हम ईगो हर्ट नहीं करेंगे, कैसे हम लोग को जो बीजेपी काम कर रही, कैसे विपक्ष वाला वो काम नहीं करेगा? क्योंकि कहीं तो भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए कमांड के लिए, और आज जो विपक्ष के पास है कोई भी ऐसा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कि जिसको सुन के फॉलो। बराबर है। हाल ही में अभी जो वंचित आघाड़ी के बाला साहब अम्बेडकर है, उन्होंने भी कांग्रेस के साथ बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि पहले भाई मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाया जाए, बाद में सीट शेयरिंग के बारे में कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस बोलिए या राष्ट्रवादी बोलिए, जो शरद पवार साहब की देश में भले डिक्टेटरशिप नहीं, तो राज्य से लेके तो केंद्र तक होनी चाहिए। इसमें बेसिक में ही गड़बड़ी है। मैं बोलता हूँ इस बार है ना, ये जो चल रहा है अभी कुछ दिनों से कि ये सीट्स इसको इतना मिलना चाहिए, इसने इतना लड़ा था, इसका ये मेरा पार्टी में पावर आएगा तो मेरा कितना पावर रहेगा, उसमें मेरा कितना शेयर रहेगा। तो भाई पावर आएगा तब शेयर रहेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। उसके तो ये लोग उधर ही अटके हैं कि जो आने वाला नहीं है उसके पीछे मैं कितनी सीट लड़ाऊं पहले, यार है ही नहीं तुम्हारे पास। एक तो ये पहले सभी विरोधी पार्टियों ने समझ के लेना चाहिए कि इस बार का इलेक्शन जो है वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए होने वाला इलेक्शन नहीं है। इस बार का इलेक्शन जो है संविधान बचाने के लिए और लोकशाही जीवित रखने के लिए होने वाला। लोकसभा बचाने के लिए भी, लोकसभा नहीं तो शायद वापस हम लोग लोकसभा में चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। ये आखिरी लोकसभा हो जाएगी, ये आखिरी लोकसभा ना हो। तो ये संविधान बचाने की, लोकशाही बचाने की लड़ाई है, वो समझ लीजिए, वो समझ के फिर मैदान में उतरिए, तब जाके आप लोगों को भी समझा पाओगे। नहीं तो ये झगड़े तो हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं, वही चलते हैं। विपक्ष को अपना ईगो और अपनी जो मांग है वो मिनिमम करनी पड़ेगी, और जो सबके लिए अच्छा वो काम करे तो शायद कुछ हो। लेकिन राजनीति है, पैसा भी खर्चा होता है, आदमी भी लगते हैं, और कौन आगे नेता बनेगा, नेता के नाम पर भी वोट मांगे जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन 3 स्टेट के जो इलेक्शन हुए वहां पे बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। सभी को लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस हिसाब से सबने पूरा जिल खोल के काम किया। तो शायद यह पॉलिसी जो बीजेपी ने 3 स्टेट में, यदि विपक्ष अपनाता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा पता नहीं, सब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो शायद कुछ तो भी हल ऐसा हो सकता लगता है। यस,
हमारे साथ में थे राहुल गढ़पाले और संजय जी शेंडे। एक फॉर्मल चर्चा हमारे मित्रों के आपस में आपके सामने प्रस्तुत की। ये आपको कैसी लगी और किस प्रकार के विचार, और क्या ऐसा हो सकता है जैसा हमने आखिर में कहा कि यदि मिनिमम प्रोग्राम बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कोई पता नहीं, सब प्रधानमंत्री बनेंगे, उस हिसाब से ताकत से यदि सब काम करते तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव की आशा की जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।